हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, टनाटन होंगे, फर्स्ट क्लास, चकाचक। चलो ठीक है बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपके क्लास 12th का चैप्टर है और इसका पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। दूसरा, इसके मैं कॉन्सेप्ट तैयार कर दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैपिंग में आपको समझा दूंगा और कोशिश करूंगा कि जितना हो सके लेमन तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। इसके हैंड रिटन नोट्स जो भी हैं बेटा, वो सब के सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सब कुछ हैंड रिटन है। कॉन्सेप्ट समझ लो, वो पढ़ लो, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइड बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कर सकते हो तो एनसीईआरटी ले लेना, 80-80 रुपए की आती है और लेके पढ़ लोगे, कंप्लीट हो जाएगा। कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता जाऊँगा, उसको लिखते जाइएगा। कॉन्सेप्ट मैप समझ लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बाकी शुरू करते हैं बेटा। देखो, असल में जब शुरुआत हो रही थी, अब बात कर रहे हैं हम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब ये हो गया कि हमारी जो इकोनॉमी थी बेटा, कि हम जब आज़ाद होने वाले थे, आज़ाद होने से पहले तक हमारी, कुछ समय पहले तक हमारी स्थिति कैसी थी? तो हमारी स्थिति डामाडोल थी। कुल मिला के बात ये थी कि हमारी स्थिति डामाडोल थी, एकदम एकदम बढ़िया से, एकदम हमारी स्थिति गंभीर कर दिया गया था। देखो, ब्रिटिशर्स जो कि आए थे बेटा ट्रेड के लिए, ब्रिटिशर आए थे ट्रेड के लिए। ये इंडिया में आए थे कि ट्रेड करते हैं हम और यहाँ पे ट्रेड करके यहाँ से हम जाएंगे। उनको लगा, जब वो यहाँ पे आए तो उनको पता चला कि हो मामला तो गंभीर है, यहाँ पे तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया बेटा, कंट्रोल करना चालू कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक, तो कंट्रोल इन द सेंस का मतलब यह हो गया कि ओवरऑल कंट्रोल पूरा का पूरा हो गया, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो रिसोर्सेज पे कंट्रोल हो, चाहे गवर्नमेंट पे कंट्रोल हो, पूरा का पूरा कंट्रोल उनके पास चला गया। हमारे हाथ से चीज़ें निकल चुकी थी। प्राइमरीली इंट्रोडक्शनी में अगर हम बात करें, कि अगर इंट्रोडक्टरी कर फैक्टर की अगर हम बात करें, तो ब्रिटिशर्स जब आए थे तो प्राइमरीली इंडिया का जो इस्तेमाल कर रहे थे वो रॉ मटेरियल के सप्लाई के लिए कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे बेटा? रॉ मटेरियल के सप्लाई के लिए कर रहे थे। अब रॉ मटेरियल, क्योंकि इंडियन मार्केट में रिसोर्सेज जो थे वो ऐसे जो जल्दी इजीली अवेलेबल हो सकते थे। दूसरा, ग्राउंड हमारे पास ज़्यादा था ताकि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो सकता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, तो वो भी हमारे पास ज़्यादा था। तो रियलिटी में हमारा जो इस्तेमाल हुआ था वो किस लिए हुआ था बेटा? रॉ मटेरियल के सप्लाई के लिए। मेन प्राइमरीली मोटिव इनका यही था कि रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाएंगे, उस मार्केट में, मतलब ब्रिटिश मार्केट में, वहाँ पर उसको तैयार करेंगे और इंडियन मार्केट में उसको बेच देंगे। दूसरी तरफ आते हैं बेटा, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे? हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट करता है? हमारी इकोनॉमी बेटा जो होती है, उस समय हम हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि अपग्रेडेड वर्जन में थे, मतलब कि ऐसे लेवल पे थे कि जहां हमको कोई बीट नहीं कर सकता था। हम सिल्क में भी अपग्रेडेड वर्जन में थे, हम कॉटन में भी अपग्रेडेड वर्जन में थे, हमारे पास प्रेशियस स्टोन था। उस जमाने में हमारे यहाँ मलमल के कपड़े हुआ करते थे बेटा, मलमल के कपड़े हुआ करते थे, जिसको मलमल शाह कहा जाता था, जो रॉयल्टी इस्तेमाल किया करती थी। ढाका में हुआ करता था ये, तो ये रॉयल्टी इस्तेमाल करते थे। तो उस लेवल के कपड़े हम बनाया करते थे और उस लेवल के कपड़े हमारे पास थे, जिसका वर्ल्ड वाइड मार्केट था। वर्ल्ड वाइड मार्केट था, ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पे कोई छोटा मोटा काम हो रहा था, नहीं बेटा, वर्ल्ड वाइड मार्केट था इसका। इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के वर्ल्ड वाइड मार्केट थे। हम चाइना तक सप्लाई करते थे, यूरोपियन कंट्रीज तक जाता था, पुर्तगाल तक जाता था, फ्रांस तक जाता था, मतलब अभी के फ्रांस तक। दूसरा, तो हमारा जो डेवलपमेंट था बेटा, हमारा डेवलपमेंट अगर इकोनॉमिक बेसिस पे देखा जाए तो हम काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल पे थे, और अलग लेवल पे हमारा होने का भी कारण था क्योंकि हमारे पास क्राफ्टमैनशिप जो थी वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड क्राफ्टमैनशिप थी। हमारे पास जो क्राफ्टमैनशिप थी बेटा, वो स्टैंडर्ड क्राफ्टमैनशिप थी, मतलब कि इसको कोई बीट करने वाला नहीं था, कोई भी बीट नहीं कर सकता था, किसी के बस का था ही नहीं। दूसरा, अब इनके आने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा? इनके आने की वजह से इम्पैक्ट ये पड़ा बेटा, ये गोरे पीला बना नीला बना चले गए। अब ये आए तो इन्होंने एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज को तैयार कर दिया जो कि हमको एक बैरियर क्रिएट कर रहा था, जो कि हम बाहर मार्केट में अपने सामान को बेच नहीं सकते थे। इन्होंने क्या कर दिया? इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूटेड फॉर देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वो खुद के इंटरेस्ट के लिए वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज को तैयार किया कि हम अपने सामान को बाहर मार्केट में बेच ना सकें, यानी बाहर किसी भी देश को हम दे ना सकें। सिर्फ के सिर्फ ये बैरियर्स तैयार कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट्स यहां से अपने पास ले जाएं और अपने मार्केट में इसको तैयार करें और तुम्हारे यहां लाके हायर प्राइसेस में बेच दें। दूसरा, सप्लायर फॉर द रॉ मटेरियल और कंज्यूमर ऑफ ए फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल के ये सप्लायर बने और हमको क्या बना दिया? फिनिश्ड गुड्स के कंज्यूमर बना दिया।
भाई वेस्टर्न कल्चर है भाई, देख ही रहे हो, पैंट शर्ट पजामा सब पहन ही रहे हैं हम लोग मजा में, और क्या चाहिए। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए। तो हमने क्या किया कि हमने पूरा का पूरा कंट्रोल इनको दे दिया। अब इन्होंने क्या किया कि उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल किया, बढ़िया से इस्तेमाल किया। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई जब ना, तो वो सिर्फ ट्रेड के पर्पस से नहीं जाते थे, उनका पर्पस रहता था कि ओवरऑल कंट्रोल, कॉलोनियल रूल का मतलब हो गया कि ओवरऑल कंट्रोल कर सकें हम किसी भी देश पे जब हम वहां पहुंचते हैं। तो ट्रेड के थ्रू हम गए, ट्रेड के थ्रू वहां पहुंचे, वहां पे धीरे से अपना जगह बनाई, बनाते 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 ऐसी जगह बना ली कि पूरा का पूरा कंट्रोल ऑफ पावर उनके पास चला जाए। ठीक, अब देखो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है बेटा। इसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में डाउनफॉल आने लगता है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, क्योंकि ये चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट ब्रिटेन से इंडिया में ले आ रहे थे, तो हमको तो मिल नहीं रहा था। दूसरी तरफ पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट को भी खत्म कर दिया, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स लगा दिए इन्होंने, ट्रेड बैरियर्स को क्रिएट कर दिया। तो इससे क्या हो गया बेटा, इससे ये हुआ कि हमारे क्या हुआ कि वर्ल्ड वाइड मार्केट में हमारी स्थिति हो गई गंभीर, हम बेच ही नहीं पा रहे थे। दूसरा, हम रॉ मटेरियल के सप्लायर बन गए, मतलब कि हमने यहां से एक्सपोर्ट करना क्या चालू किया बेटा, रॉ मटेरियल को, और वहां से इंपोर्ट हो रहा था क्या, फिनिश गुड्स इंपोर्ट हो रहा था। तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने लगा। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है, जब आप ज्यादा सामान बाहर की तरफ बेचते हो, उसके बदले तुमको कुछ नहीं मिलता है, और बाहर का सामान अंदर की तरफ आता है और उसके बदले तुमको ज्यादा पैसे देने होते हैं, तो नुकसान तो तुम्हारा ही है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि तुम घर में एक दुकान खोलते हो, समोसे की दुकान खोले, समोसा बेचने की जगह तुम खुद ही खा जा रहे हो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने बाहर से सामान मंगाया, उसके लिए पैसे दिए, और वो तुम खुद कंज्यूम कर जा रहे हो। रॉ मटेरियल जो तुम खुद बना रहे थे वो तुम खुद ही कंज्यूम कर जा रहे हो। रॉ मटेरियल के बदले तुमने पैसा मिला नहीं, और जो फिनिश गुड था उसके बदले तुमने पैसा काफी कुछ दे दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहां पे हम क्या कर रहे थे, हम कंज्यूमर बने थे फिनिश गुड्स के, और रॉ मटेरियल के हम सप्लायर बन गए थे। अच्छा, दूसरी तरफ ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे, या जो ब्रिटिशर थे, या जो वाइट लोग थे, गोरे, इन्होंने कभी भी हमारी इकोनॉमी का कभी भी नेशनल इनकम निकाला नहीं बेटा। नेशनल इनकम कभी भी इन्होंने निकाला नहीं, क्योंकि ये जानते थे ना कि हम तो लूट रहे हैं, बढ़िया से लूट रहे हैं, तो हमको जरूरत भी नहीं है इसकी। ठीक है, मगर अगर हम बात करें कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स थे, जैसे कौन थे बेटा, दादा भाई नरोजी, वीके आरवी राव, आरसी राव। ये जो बेसिक इकोनॉमिक्स थे, जो उस समय के एकदम जाने माने जो इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने देखा कि हमारी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट था बेटा, वो अगर 20वीं सेंचुरी में बात करें तो हमारे 2.5% का ही ग्रोथ रेट था। 2.5% ग्रोथ रेट, कुछ नहीं होता है, नील बटा सन्नाटा, एकदम काम 25। और हर साल की ग्रोथ कितनी हो रही थी, 0.5%। 0.5% की ही ग्रोथ हो रही थी हर साल, तो ये भी अच्छा नहीं था हमारे लिए। अच्छा, इसमें सबसे बढ़िया सिग्निफिकेंट जो थे बेटा, वो आरसी राव थे। ये जो थे आरसी राव, इन्होंने सिग्निफिकेंट सबसे ज्यादा काम आरसी राव ने किया था, किसके लिए बेटा, नेशनल इनकम को निकालने के लिए। ठीक, दूसरी तरफ कोई भी इकोनॉमी जब तैयार होती है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड होती है। 3 सेक्टर्स का मतलब क्या होता है बेटा, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। कहने का मतलब क्या, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर चुके थे। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर पे करीबन 85% जो पॉपुलेशन थी वो डिपेंडेंट थे। 85% ही तो डिपेंड कर रहे थे एग्रीकल्चर पे, बाकी तो कुछ था ही नहीं हमारे पास। बाकी हैंडक्राफ्ट को भी खत्म कर दिया, ये भी 10-15% के आसपास थे। अब क्या किया कि इन्होंने पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल कैसे किया बेटा, कंट्रोल ऐसे हुआ कि जैसे मान लो कि अब ये कोई एक एरिया था, ये किसी राजा के अंडर में आता था। बात समझ में आया कि नहीं समझ में? अब ये राजा क्या करते थे कि इसको डिफरेंट पार्ट्स को, इनके क्या होते थे, सोहलदार हुआ करते थे। सोहलदार से क्या करता था, राजा कहता था कि ऐसा है कि तुम्हारा ये पार्ट है, जाओ वहां से टैक्स कलेक्ट करके ले आओ। अब सोहलदार गए, टैक्स कलेक्ट करके ले आए, राजा को दे दिया। राजा अपना मजा ले रहे हैं, राजशाही में आराम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 25 बीवियां, 100 बच्चे, हाँ, अपना मस्त एंजॉय चल रहा है।
ब्रिटिशर ये जानते थे कि कैसे हमको इंडियंस को लुभाना है, बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, और हम जानते ही हो हम लोग थोड़ा सा ग्रीडी टाइप के हैं भी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने राजाओं से कहा कि हम आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको यहां से पहले जो मिलता था उससे ज्यादा हम देंगे। तो ठीक है, राजा भी तैयार कि अरे भाई कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, हवलदार की तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी और हमको अच्छे से पैसा मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि राजा ने क्या किया कि लैंड सेटलमेंट का तरीका जो था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब कंट्रोल किसके पास चला गया बेटा, कंट्रोल चला गया ब्रिटिशर्स के पास। कंट्रोल किसके पास चला गया, ब्रिटिशर्स के पास कंट्रोल चला गया। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे राजशाही को अलग अलग जमींदारी सिस्टम में बांट दिया, मतलब कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब कि जो राजा का जो क्षेत्र था उसको अलग अलग जमींदारों के हिसाब से बांट दिया गया। अब जमींदारों से यह कहा गया कि तुम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या करोगे बेटा, टैक्स हमको दोगे, नहीं तो गर्दन उखाड़ दी जाएगी तुम्हारी। अब ये डरे सहमे बेचारे, क्या करें, अरे गोरे लोग गोली मार देंगे। तो ये क्या करे बेचारे, ये चले गए टेनेंट्स के पास जो टीलर्स थे बेटा। टीलर से कहा गया ऐसा है कि हमको चाहिए टैक्स दो, नहीं तो तुम्हारा खोपड़ी फोड़ेंगे। बात समझ में आई? तो ये जो सिस्टम था इसकी वजह से पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेंस आ गया, मतलब कि रुक गया, एग्रीकल्चर डेवलप हो ही नहीं रहा था, जहां जाना चाहिए था वहां जा ही नहीं रहा था। क्योंकि जमींदार जो थे बेटा वो किसी भी प्रकार से एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं करना चाह रहे थे। कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा था जिससे एग्रीकल्चर को हम डेवलप कर सकें। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया कि जो टीलर्स थे बेटा, जो वहां पे तैयार कर रहे थे, जो क्रॉप्स को मेंटेन कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे बेटा, वो हाई डिपेंडेंसी ऑन मानसून थे। मतलब कि अगर रेनफॉल होगी तो फसल होगी, नहीं तो अपना भीख मंगे घूमिए। तो रेनफॉल होगी तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मजा लीजिए। तीसरा क्या बेटा, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स को तैयार किया कि जो इनको कैश क्रॉप्स दे। क्या दे बेटा, कैश दें, जो इनको क्या करें बेटा, कैश दें मार्केट में। मार्केट इन द सेंस का मतलब यह है कि अगर बाहर इसको बेचें तो इनको अच्छे दाम मिले। ठीक, अब उसमें क्या क्या आ गया बेटा, उसमें आता था इंडिगो, टोबैको, उसके बाद क्या आया बेटा, ओपियम। वही तो ओपियम का जो इस्तेमाल था बेटा, ओपियम का इस्तेमाल इनको कहना था कि हम इसको मेडिकल पर्पस के लिए मार्केट में बेचते हैं। अब उसका मेडिकल पर्पस था क्या था किसी को नहीं पता। ठीक, तीसरा, अब कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, तब भी इसकी वजह से भी हमको काफी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जो पैसा था बेटा वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता था ब्रिटिश के पास। तुमको पता ही है कि इन्होंने क्या कर दिया था कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स जमींदार से लेना था। जमींदार कुछ करता नहीं था टीलर्स के लिए, टीलर्स बेचारे उगाते थे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स देते थे और मिलता कुछ नहीं था उनको। ठीक है, बाबा जी का ठुल्लू। लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट बेटा, इनको किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट्स नहीं मिली थी। जो टीलर्स थे, जो टेनेंट्स थे, जो काम कर रहे थे, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉपर इनपुट मिला ही नहीं। अब जब तुमको कोई काम करने के लिए प्रॉपर इनपुट मिलेगा ही नहीं, तुम उसको काम को कैसे करोगे? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? अब पत्थर पे सर तो मारोगे नहीं, वही हाल था। तो अलग लेवल पे टैक्सेशन प्रोसेस को दिया जा रहा था, किया जा रहा। एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा कम हो गई थी, लोगों की स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि लोग मर रहे थे भूखे, तब भी उनको पूछने वाला कोई नहीं था। कोई भी पूछने वाला नहीं था कि एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करना है या कोई भी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों मतलब रहेगा ब्रिटिशरों को, क्यों मतलब रहेगा डेवलप करने के लिए? भाई वो तभी ना डेवलप करेंगे कि जब उनसे उनको कोई मतलब हो। वो तो जान रहे थे कि आज नहीं कल हमको ये देश छोड़ के जाना ही जाना है, तो क्या जरूरत है इस पे या कॉमर्शलाइजेशन करने की? हम पैसा क्यों लगाने जाएं इंडस्ट्रीज में, हम क्यों पैसा लगाने जाएं एग्रीकल्चर में, हम क्यों पैसा लगाने जाएं सर्विस सेक्टर में? हम तो सिर्फ अपने लिए करेंगे ना, कि हमको जहां से पैसा आ सके। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की इन्होंने बढ़िया से ले ली, एकदम ऊपर से नीचे तक खत्म हो गया सब। अब आता है बेटा हमारा क्या, इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर, सबसे पहली बात की इंडस्ट्री की बात याद रखना कि हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे तो हमारा कुछ था ही नहीं।
इंडस्ट्री के हिसाब से तो हमारे पास यही बेसिक इंडस्ट्रीज बची हुई थी। सिल्क थी, कॉटन थी, जूट थी, मेटल था, प्रेसियस स्टोन था, यही था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में थे। इन्होंने क्या कर दिया कि डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी ला दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी पॉलिसी क्रिएट की कि जिसमें जो सामान है ये सिर्फ ब्रिटिशर ही इस्तेमाल कर पाएंगे, दूसरी कंट्रीज पे हम अपना सामान बेच नहीं पा सकते। तो ये भी एक दिक्कत हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि बाहर का सामान अंदर की तरफ नहीं आ रहा था, अंदर का सामान बाहर की तरफ नहीं जा रहा था। अब बाहर का सामान तो आ रहा था, सिर्फ ब्रिटेन से आ रहा था, बाकी किसी दूसरे देशों से नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे पास पैसा भी तो नहीं बचा हुआ था। पैसा बचना भी तो चाहिए कि बाहर से कुछ मंगा सको। दूसरा, कंपटीशन विद द मशीन। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स थे बेटा वो हैंडमेड थे, हाथों से ज्यादा हम बनाते थे सामान को, और उनके यहाँ क्या था बेटा, वो मशीन से तैयार कराते थे। तो वेस्टर्न जो कल्चर का इंप्लीकेशन हुआ वो इसी वजह से हुआ कि मशीनों से हमारा कंपटीशन होने लगा। पजामा कुर्ता लोग छोड़ के कुर्ता पजामा पहनने लगे या कुर्ते शर्ट्स पहनने लगे, क्योंकि भैया वो सस्ता मिल जाता था, और जो कि पजामा कुर्ता खादी के कपड़े जो हैं वो महंगे हो जाते थे। तीसरी तरफ स्लो ग्रोथ ऑफ ए मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्रीज में हमारे पास कुछ था ही नहीं कि हम ग्रोथ कर पाते ना। मॉडर्न इंडस्ट्रीज में हमारे पास अगर हम बात करें तो 1907 में हमारे पास सिर्फ क्या मिला हमको, टिस्को मिला, शुगर इंडस्ट्रीज मिली, मेटल इंडस्ट्रीज मिली, पेपर इंडस्ट्रीज मिली। और ये इंडस्ट्रीज सिर्फ ये अपने लिए बेटा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, इनको पता था कि इनको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये सिर्फ अपने लिए कर रहे थे, दूसरा किसी से इनको कोई मतलब था ही नहीं। अगर हम बात करें तो कॉटन जो इंडस्ट्रीज थी बेटा, कॉटन इंडस्ट्रीज ये मोस्टली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि कहां बेटा, महाराष्ट्र और कहां, गुजरात, यही हमको मिल रही थी। यहां पे हो सकता ये इंडियन थे, इंडियन चला रहे थे। दूसरी तरफ बेटा अगर हम बात करें किसकी, दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसकी, जूट की बात करें, तो जूट किसके पास था बेटा, जूट का कंट्रोल बंगाल एरिया में था, और बंगाल में बेटा पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास था, ब्रिटिशर्स के पास था। पूरा का पूरा कंट्रोल ही ब्रिटिशर्स करके अपने पास रखे हुए थे, किसी से कोई मतलब नहीं था। अब इसकी वजह से ये इंपैक्ट हुआ बेटा कि जो भी प्रोडक्टिविटी हो रही थी वो स्मॉल लेवल पे हो रही थी। तो जब प्रोडक्टिविटी स्मॉल लेवल पे होती है बेटा तो नौकरियां ज्यादा नहीं मिलती हैं, क्योंकि लोग कम काम करते हैं। तो इसकी वजह से सिचुएशन ऐसी हो गई कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमारे पास आ गई। लोग बहुत ज़्यादा गरीबी में चले गए, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, लोगों के पास कुछ ऐसा था नहीं कि जिससे वो कमा सकें। एग्रीकल्चर बेस पे रहने की वजह से दिक्कत यही आने लगी हमें। तीसरा क्या बेटा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जीडीपी का अगर हम देखें इम्प्लीकेशन उस समय के हिसाब से, तो हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो बेटा काफ़ी नॉमिनल रही, एकदम नीचे की तरफ रही। हमारी जीडीपी इतनी कम हो गई थी कि अगर हम थोड़ा सा भी एक्सपैंड करते तो हमारी स्थिति गंभीर हो जाती। बात समझ में आई? तो जीडीपी का रेट हमारा एकदम कम था और जीडीपी की ग्रोथ में स्टैग्नेशन आ गई थी। हो सकता है उससे नीचे भी थी, उससे ऊपर तो जा ही नहीं रही थी। तो बेसिक उन्होंने यही किया कि एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से कॉमर्शलाइज कर दिया, इंडस्ट्रीज में बैरियर्स क्रिएट कर दिए, मशीन से कंपटीशन होने लगा। हमारे पास ग्रोथ जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की थी वो एकदम कम हो चुकी थी, क्योंकि ऐसी पॉलिसी ही क्रिएट नहीं हुई थी कि जिससे हम क्या कर सके, इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके। दूसरा क्या बेटा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्होंने क्या किया कि टू फोल्ड इकोनॉमी का सिचुएशन, टू फोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम तैयार किया। टू फोल्ड इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा आपका बोर्ड में। टू फोल्ड इकोनॉमी बेटा, टू फोल्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा कि ऐसी इकोनॉमी, अगर इसका एग्जांपल दें तो इंडिया से चीपर प्राइस पे या बिना प्राइस के प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन ले जाना, वहां पे उसको चीप क्वालिटी में तैयार करना और इंडियन मार्केट में उसको डाल देना। कहने का मतलब कि यहां से रॉ मटेरियल उठाया बिना पैसे के, उसके बाद उसको अपने यहां बनाया और तुम्हारे यहां लाके बेच दिया हायर प्राइसेस पे। बात समझ में आई? तो ये जो टू फोल्ड इकोनॉमी थी, ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक सिनेरियो रहा, जिसकी वजह से हमारा स्लो ग्रोथ ऑफ ए मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? खैर, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको बोर्ड्स में हेल्प करेंगे। देखो बेटा, पहला तो तुमको याद रखना है कि कितनी स्टैग्नेशन और ब्रिटिश जो लैंड सेटलमेंट का सिचुएशन रहा, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है।
जमींदारी सिस्टम से एक क्वेश्चन आपका एकदम, कॉमर्शलाइजेशन, लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट, हाई डिपेंडेंसी ऑन द मानसून एंड रेनफॉल, ये फीचर्स हैं, इसमें आप ज़्यादा उसमें सोचने की बात नहीं है, आप लिख सकते हैं, इतना तो आप पढ़े लिखे आइए हैं। इसके बाद अगर हम लो लेवल ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो इसमें याद रखना कि यार कौन कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा था और कैसे वर्ल्ड वाइड मार्केट को उसको लेके जाना था, बेसिक यही है इसमें। इसके बाद जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको ये देखना है कि उस पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंस देख लेना। इंपॉर्टेंस क्या है कि आगे आगे जब चैप्टर होते जाएंगे बेटा तो मैं बताता जाऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में है कि नहीं समझ में? दूसरी तरफ एक याद रखना कि कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि आरसी राव या दादा भाई नरोजी से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ इसको प्लीज़ शेयर करो। और बेटा एक और बात कि कोशिश करूंगा कि इसका जितना जल्दी हो सके इसके पार्ट्स को मैं आपको देते जाऊं ताकि आपका ये पूरा का पूरा साल अच्छे से निकल जाए। दूसरा, इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं बेटा, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जिसके हैंड रिटन नोट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और उस डिस्क्रिप्शन में आप जाके इसके हैंड रिटन नोट्स को आप निकालिए। इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़िएगा, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट मैप को देखिएगा और क्या करिएगा कि उस नोट से इसको मिलाने की कोशिश करिएगा और ये लेक्चर एक बार दोबारा देखिएगा। उसके बाद आपको दूसरी किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है, साइड बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसको पढ़ लीजिए, सिंपल वो नोट्स पढ़ लीजिए, और ज़्यादा मन करे तो एनसीईआरटी ले लो, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा। बात समझ में आई? तो हम मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। ओके बेटा, बाय।